यूनिट 3। ये बच्चों इसके अंदर हमारी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म यूनिट 3 है। ठीक है। और ये इसमें चैप्टर 1 हमारा शुरू हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये यूनिट आपकी 8 मार्क्स के एग्जाम में आती है। बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स की आती है? ये 8 मार्क्स की। ठीक है। 8 मार्क्स की आपके ये एग्जाम में पूछी जाती है और एक बहुत बड़ी यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह। आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक 8 मार्क्स की आती है, 7 मार्क्स की करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है, और मूविंग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म भी 8 मार्क्स की आती है। तो बहुत बड़ी यूनिट है, इसको बहुत ध्यान से समझना। इसमें हम लोग मैग्नेटिज्म से रिलेटेड चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नाम से पता चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट करंट का, यानी कि करंट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। यहां तक आती है बच्चों सबको बात समझ में? रजत? ठीक। इसके बाद बच्चों इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो देखो ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट हमारा होता क्या है। सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट आए थे, ओरिस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे। इन ओरिस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने हमें बताया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट करंट का होता है, यानी कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने हमें यह बताया था कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अगर किसी वायर में करंट फ्लो करता है, अगर किसी वायर के अंदर बच्चों करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। जैसे अगर ये हमारी वायर है बच्चों, ठीक है, ये हमारी वायर है। ठीक, इसमें हमारा इधर करंट फ्लो कर रहा है। मैंने इसके पास में कंपास नीडल रख दी है। मैंने इसके पास में इधर ही रख दी है कंपास नीडल। ठीक है। ऐसे करके कंपास नीडल हमारी होती क्या है? कंपास नीडल आप लोगों ने देखी भी होगी, इसे सेलर लोग यूज करते हैं, आर्किटेक्चर्स यूज करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन पता करने के लिए। कंपास नीडल हमारा होता क्या है? एक हमारा सर्कुलर बॉक्स होता है। ठीक है। एक सर्कुलर बॉक्स होता है जिसमें ग्लास की कवरिंग होती है, और एक मैग्नेटिक नीडल इसके अंदर रख देते हैं जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर सकती है, ऐसे ऐसे वर्टिकल प्लेन में ऐसे ऐसे मूव नहीं कर सकती है, केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर सकती है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे हम लोग एक कंपास, एक मैग्नेटिक नीडल इस सर्कुलर बॉक्स के अंदर रख देते हैं, इसे कंपास नीडल कहते हैं। तो जो इसका पॉइंटेड होता है, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। ठीक है, ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है हमारा साउथ पोल। ठीक। नॉर्थ नॉर्थ पोल वैसे रेड से मार्क, रेड से जो होता है, रेड कलर से मार्क होता है इसका। ठीक। तो इसका यूज करा जाता है नॉर्थ डायरेक्शन को पता करने के लिए, क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली ज्योग्राफिकल नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेट का साउथ अप्रोक्सीमेटली ज्योग्राफिकल साउथ को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बाद में पता चलेगा। अभी हम देखते हैं कि हम लोगों ने करंट कैरिंग वायर है बच्चों, ये वायर है, इसको बैटरी से कनेक्ट करा, की से कनेक्ट करा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। जैसे ही इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो हमने देखा कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करने लगी, कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करने लगी। ठीक है। जब करंट बंद कर दिया, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। और जैसे ही हमने करंट बंद कर दिया तो कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही है। जब करंट फ्लो कर रहा है तो कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है। इसके बाद हम लोगों ने करंट उल्टा फ्लो करा दिया। इसके बाद हम लोगों ने करंट को उल्टा फ्लो करा दिया। ठीक है। ये हम लोगों ने करंट को इधर उल्टा फ्लो करा दिया। करंट को उल्टा जब फ्लो कराएंगे तब हमने देखा कि कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है, बट उल्टी डायरेक्शन में शो कर रही है। अब कंपास नीडल उल्टी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रही है। ठीक इस तरीके से ये नॉर्थ आ गया इधर, और इधर आ गया आपका साउथ। ठीक है।
और जब स्विच ऑफ कर दी, करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो कंपस नीडल रिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये पता लगता है कि जब तक करंट फ्लो कर रहा है तभी तक कंपस नीडल रिफ्लेक्शन शो कर रही है, यानी कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, इससे हमें ये पता लगा करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। बस इनकी ये थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन थी, ठीक। इन्होंने एज सच कोई मैथमेटिकल चीज तो नहीं, बस थ्योरेटिकली इन्होंने बताया था कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट ही डिड, he kept a compass needle near the current carrying wire, so whenever the current flows in the current carrying wire, then compass needle starts showing deflection. When the current switched off, then compass needle does not show any deflection. Again, he changes the polarity when the current when the current flows in opposite direction. When the current flows in opposite direction, then compass needle starts showing deflection in opposite direction. And when the current is switched off, then compass needle is not showing any deflection. It indicates that whenever the current flows, then only compass needle shows deflection. It indicates that the current carrying wire produces magnetic field, कि current carrying wire magnetic field produce करती है। यहाँ तक आती है बच्चों, सबको बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक ठीक, ये तो इन्होंने बस थ्योरेटिकली बताया था कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद आ जाता है हमारा इसके बाद हमारा बायोट सेवर्ट लॉ इधर आ जाता है बच्चों। ये जो बायोट सेवर्ट नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमें मैथमेटिकली बताया था कि हमारी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और उसकी वैल्यू क्या होती है, ये उन्होंने मैथमेटिकली बताया था बायोट सेवर्ट ने। ओरेस्टेड ने बस थ्योरेटिकली बताया था कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखते हैं बायोट सेवर्ट लॉ हमारा क्या था। सबसे पहले बच्चों एक जरूरी चीज ये समझ लो, जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, मैग्नेटिक फील्ड एक फिजिक्स में क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों? एक फिजिक्स में क्वांटिटी होती है जिसे कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे कैपिटल बी से। मैग्नेटिक फील्ड फिजिक्स में क्वांटिटी है जिसे कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट वो होती है टेस्ला, जिसे कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। एसआई यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, जिसे कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? निकोल टेस्ला। निकोल टेस्ला दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। एक बार एल्बर्ट आइंस्टीन ने किसी से कुछ चीज पूछी थी, ये कहा था कि आपको दुनिया के बुद्धि सबसे इंटेलिजेंट आदमी बनकर कैसा लगता है, तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा था कि ये बात निकोल टेस्ला से जाकर पूछो। ठीक है, तो निकोल टेस्ला जो है वो सबसे इंटेलिजेंट आदमी माने जाते हैं। इन्हीं की वजह से एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो हमारी बनी हुई है टेक्निक, इन्हीं के मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल्स पर ही बनी होती है वो। तो उनको ऑनर देने के लिए मैग्नेटिक फील्ड फिजिक्स में क्वांटिटी है जिसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करा जाता है। एसआई यूनिट इसकी टेस्ला होती है। ठीक है, और जो सीजीएस यूनिट होती है इसकी, सीजीएस यूनिट इसकी होती है बच्चों गॉस। सीजीएस यूनिट इसकी गॉस होती है जिसे कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करा जाता है। दोनों में क्या रिलेशन होती है? 1 टेस्ला जो होता है वो 10 की पावर 4 गॉस के इक्वल होता है। 1 टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को एक चीज और समझ लो बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया भी कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया। ठीक, इसे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया भी कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया भी कहा जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक्चुअली अभी आपको बुक्स में ऐसा मिल जाएगा लिखा हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, एरिया की सबको पता है मीटर स्क्वायर, तो इसकी टेस्ला।
तो हम लोग इसको कह सकते हैं 1 टेस्ला जो होता है वो आपका 1 वेबर। वेबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी से। और मीटर -2, ये भी आपका टेस्ला होता है। टेस्ला जो होता है वो 1 वेबर मीटर -2 के इक्वल होता है। ठीक है, टेस्ला को वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात हो गई। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे टाइप की क्वांटिटी होती है बच्चों? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक आती है सबको बात समझ में? ठीक, अब देखते हैं बच्चों बायोट सेवर्ट लॉ हमारा होता क्या है। तो बायोट सेवर्ट लॉ हमारा क्या होता है? बायोट सेवर्ट ने क्या करा था? मैग्नेटिक फील्ड पता करी थी करंट कैरिंग वायर के एक स्मॉल सेगमेंट की वजह से। ठीक है, ये हमारी बच्चों एक करंट कैरिंग वायर है। ठीक, इसमें हमारा करंट फ्लो कर रहा है आई करंट। इसमें हमारा आई करंट फ्लो कर रहा है। ये एक पॉइंट है पी पॉइंट। ठीक, इस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है इस करंट कैरिंग वायर के स्मॉल सेगमेंट की वजह से। इस वायर को छोटे छोटे पार्ट्स में इस वायर को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया, उसको हम लोग क्या कह देंगे? करंट एलिमेंट कह देंगे। ठीक, और ऐसे ही हमारा एक करंट एलिमेंट हो गया ये, जिसकी लेंथ कितनी है? डीएल। जिसकी लेंथ है इधर डीएल, ये हमारा एक करंट एलिमेंट हो गया। ठीक, वायर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा, उसको हमने करंट एलिमेंट कह दिया। ऐसा ही हमारा एक करंट एलिमेंट हो गया जिसकी लेंथ है डीएल। तो इस डीएल को हमने पी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। तो अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इस करंट एलिमेंट की वजह से पता करेंगे पी पॉइंट पे। ठीक, तो देखो, ये करंट एलिमेंट और पॉइंट पी को जोड़ने वाली लाइन जो है ये पोजीशन वेक्टर है आर। करंट एलिमेंट और पी पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है वो है पोजीशन वेक्टर, जिसे आर से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, और ये पोजीशन वेक्टर जो है ये करंट एलिमेंट के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है बच्चों? थीटा एंगल। ठीक है, थीटा एंगल बना रही है। पोजीशन वेक्टर करंट एलिमेंट के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो देखो, ये छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से। अरे छोटे स्मॉल सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, जैसे स्मॉल डीबी से रिप्रेजेंट कर दिया है। बताया था ना, ये तो फिजिक्स में हम लोग करते आ रहे हैं। सबसे पहले टोटल चीज को स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, स्मॉल सेगमेंट के लिए वही चीज स्मॉल में पता करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं टोटल के लिए, तो हमें टोटल चीज पता लग जाती है, नेट चीज पता लग जाती है। तो ये हमारी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, इसलिए इसे स्मॉल डी आगे लगा दिया है मैंने, यानी कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसे स्मॉल डी पहले लगा दिया है। ठीक, तो हम देखेंगे ये जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। 2 एम्पियर करंट तो कम मैग्नेटिक फील्ड, 10 एम्पियर करंट तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट के। लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइन ऑफ द एंगल। साइन ऑफ द एंगल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विच द पोजीशन वेक्टर मेक्स विद करंट एलिमेंट। साइन ऑफ द एंगल विच द पोजीशन वेक्टर मेक्स विद करंट एलिमेंट, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट एलिमेंट। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट एलिमेंट, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी दूर होगा उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये पॉइंट जितनी दूर उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई डीएल साइन। ठीक, इस तरीके से सबको मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है इधर ये डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा और अपॉन में आर स्क्वायर। सबको मिला देते हैं तो हमारा इधर ये बन जाता है आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सबसे पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ले लिया सबने?
यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक है। अब इसके बाद देखोगे, अब इधर आप देखते हो तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं कांस्टेंट लगाते हैं, ये तो फिजिक्स का रूल है, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं कांस्टेंट लगाते हैं, तो इधर आ जाता है हमारा dB, ठीक, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा और अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटाई कांस्टेंट लगाया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हमारा इधर आ जाता है, तो ये हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है ड्यू टू करंट एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, ये हमारा इधर उसका एक्सप्रेशन आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, ये आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट की वजह से। ठीक है, ये आपके इधर मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट की वजह से आ जाती है। इसमें देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट होता क्या है, म्यू नॉट को हम लोग परमेबिलिटी ऑफ मीडियम कह देते हैं, या फिर एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब प्योर, एब्सोल्यूट लगा देंगे, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, ठीक है, ये आ जाता है हमारा एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम। तो ये हमारी परमेबिलिटी आ जाती है, जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी होती थी एप्सिलॉन नॉट, वही मैग्नेटिज्म में परमेबिलिटी होती है। परमेबिलिटी हमें ये बताता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास कर जाएंगी, कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड से कोई कितना अट्रैक्ट होगा, ये कैपेबिलिटी परमेबिलिटी बताती है। इसके बारे में भी आप आगे पढ़ते रहोगे धीरे धीरे। तो परमेबिलिटी हमें बताता क्या है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड से कितना ज्यादा अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, कोई मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड से कितना ज्यादा अट्रैक्ट हो सकता है, तो ये हमें परमेबिलिटी बताती है, इसका सिग्निफिकेंस ये होता है। तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम, ये हमारा म्यू नॉट आ जाता है। ठीक, अगर आप इसकी यूनिट देखते हो तो यूनिट ऑफ म्यू नॉट अगर आप देखोगे तो आप 4 पाई, वो क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को ऐसे ही रहने दो, ये आ जाएगा आपका डीबी आर स्क्वायर अपॉन आई डीएल साइन थीटा। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को ऐसे ही रहने दिया, ये आ जाएगा आपका डीबी आर स्क्वायर अपॉन में आइडियल साइन थीटा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इधर देखोगे तो ये आपका इधर क्या आ जाएगा, यूनिट इसकी देखते हो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, ये इधर आ जाती है आपकी टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर मीटर, साइन थीटा की तो यूनिट लेस होता है, ये एम्पियर, ये मीटर में करंट एलिमेंट, मीटर स्क्वायर में टेस्ला, तो इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। और जो वैल्यू होती है इसकी बच्चों वो क्या होती है, वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होती है वो हमारी होती है 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। सो जो वैल्यू म्यू नॉट की होगी वो कितनी आ जाती है, सो वैल्यू ऑफ म्यू नॉट जो होती है वो आ जाती है 4 पाई, इधर चला जाता है तो वो आ जाती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ठीक है, ये आ जाता है आपका वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, इधर आ जाती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। यह परमेबिलिटी होती है, परमेबिलिटी बताती है, हर मीडियम की अपनी अलग परमेबिलिटी होती है, वाटर की परमेबिलिटी अलग, ठीक है, वैक्यूम की परमेबिलिटी अलग, कैरोसिन की परमेबिलिटी अलग, जैसे परमिटिविटी हर मीडियम की अलग अलग होती थी वैसी परमेबिलिटी भी हर मीडियम की अलग अलग होगी। ये बताता है कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कितना ज्यादा अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस जगह से कितनी ज्यादा पास करेंगी। तो ये हम लोगों ने इधर सारी चीज देखी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
करंट एलिमेंट, ये हम लोगों को पता लग जाता है बायोट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से। ठीक, यहां तक आती है बच्चों सबको बात समझ में? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ले लिया सबने? अर्पित, चंद्रा, आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, ये हमारी इधर आ जाती है बायोट-सैवर्ट लॉ। और इसमें म्यू नॉट की बात हमें पता लग गई है। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों, ये चीज समझो, बायोट-सैवर्ट लॉ, ये हमारी जो होती है मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बायोट-सैवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखो कैसे करके लिखेंगे हम लोग। ये आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक, कि बायोट-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बायोट-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बायोट-सैवर्ट लॉ हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखो किस तरीके से पता करेंगे। तो बच्चों ये हमारा होता है डीबी वेक्टर होता है एक, ये तो सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एलएचएस में तो हमने इसके ऊपर एरो लगा दी, एलएचएस में इसके ऊपर क्या लगा दी, एरो, ताकि वेक्टर क्वांटिटी है। ये आ जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इधर आ जाएगा आई, ठीक है। ये आ जाएगा आपका इधर डी एल और अपॉन में आर स्क्वायर, इधर आ जाएगा आपका साइन थीटा और इधर आ जाएगा आपका यूनिट वेक्टर आर कैप, इधर क्या आ जाएगा आपका यूनिट वेक्टर आर कैप, इधर आ जाएगा आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इधर यूनिट वेक्टर, क्योंकि देखो करंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्केलर क्वांटिटी है। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी कैसी क्वांटिटी है फिजिक्स में, स्केलर क्वांटिटी। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है आपकी ये एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, याद रखना। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी स्केलर है, 4 पाई तो स्केलर, करंट स्केलर, डीएल आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इधर हम लोगों ने यूनिट वेक्टर लगा दी, यूनिट वेक्टर लगाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि यूनिट वेक्टर है क्या, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, बस डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बस। अब मैंने इधर देख लिया बच्चों डीबी वेक्टर, ये मेरा क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, ठीक है। अच्छा, डीएल एक वेक्टर होती है, करंट एलिमेंट एक वेक्टर होता है हमारा, तो इधर मैंने वेक्टर का ऐसे करके लगा दिया। अब मैं इसको कह सकता हूं आई डीएल वेक्टर साइन थीटा, यूनिट वेक्टर को ये कह सकता हूं वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देखोगे तो आर क्यूब ही तो आ जाएगा, इधर इधर आर क्यूब आ जाएगा। अब इसके अंदर हम जानते हैं कि सिंस जो हमारा थीटा होता है वो किसके बीच का एंगल था, थीटा हमारा था एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर ही तो था, थीटा हमारा डीएल और आर के बीच का एंगल था, करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का थीटा हमारा एंगल था। तो हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने इसे लिख दिया कि डीबी वेक्टर जो होगा वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर क्यूब, और इधर आ जाएगा ब्रैकेट में डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, यही तो हो जाएगा डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर क्यूब, इधर आ जाएगा आपका ब्रैकेट में डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में मैंने लिख दिया, साइन थीटा चला गया तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये आपका बायोट-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म होता है। मैंने ये डेरिवेशन बता दिया है, वैसे एग्जाम में डेरिवेशन आता नहीं है, आप 1 मार्क्स में आएगा तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो, 1 मार्क्स में आता है तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज इससे हमें ये पता लगता है, सो इट इज क्लियर, सो इट इज क्लियर दैट, ये हमारा क्लियर है कि डीबी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है डीएल वेक्टर के एंड डीबी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है आर वेक्टर के। देखो
अरे जब ये क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो इससे ये पता लगता है कि डीबी वेक्टर परपेंडिकुलर है डीएल वेक्टर के, डीबी वेक्टर परपेंडिकुलर है आर वेक्टर के, या फिर डीबी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर। ठीक है, और डीबी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज परपेंडिकुलर to the plane containing dl vector and r vector। ठीक है, ये तो सबको क्रॉस प्रोडक्ट का रूल पता होगा। अगर c वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है तो c वेक्टर a वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, b वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि db वेक्टर जो होता है वो dl वेक्टर और r वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा बायोट सेवर्ट लाइन वेक्टर फॉर्म होता है, 1 मार्क्स में आता है तो डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई अपॉन आर क्यूब ब्रैकेट में डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। यहां तक आती है बच्चों, बात समझ में सबको? ठीक है, गहना बायोट सेवर्ट लॉ के बाद अब इसके अंदर देखते हैं कि जब एक्सिस पॉइंट पर हमारा कोई पॉइंट लाई करता है, ऋषभ शर्मा प्रेजेंट है, ऋषभ अग्रवाल, ओके ठीक। अब देखते हैं बच्चों हम लोग एट एक्सिस पॉइंट, एट एक्सिस पॉइंट, एक्सिस पॉइंट पर अगर आप देखते हो तो एक्सिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जैसे आपकी ये वायर है, इसमें हमारा करंट आई फ्लो कर रहा है, ये हमारा इसके अंदर एक करंट एलिमेंट है डीएल। ठीक है, ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है इस वायर की वजह से, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से हमें पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। ठीक है, पी पॉइंट वायर की एक्सिस पॉइंट पर है, यानी कि वायर की सीध में है, वायर की सीध में है, यानी कि वायर के एक्सिस पॉइंट पर है, एक्सियल पोजीशन पर है वायर की एकदम सीध पर है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे बच्चों, डीएल और पॉइंट पी के बीच में क्या दूरी को पोजीशन वेक्टर आर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर आर किसे कहते हैं? डीएल और पॉइंट पी के बीच की दूरी को। ठीक है, अब यहां पर अगर आप बायोट लेवल लॉ लगाते हो, बायोट सेवर्ट लॉ लगाते हो तो सो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सिंस थीटा इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है, सो आपका डीबी कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। इधर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, साइन थीटा आ जाएगा आपका 0, साइन थीटा इधर आ जाएगा 0, तो डीबी भी कितना आ जाएगा आपका 0। ठीक, साइन 0 तो आपका डीबी भी इधर आ जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि अगर कोई पॉइंट बच्चों वायर से अपीयर्स टू पास करता है या पॉइंट वायर पर ही लाई करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है 0। याद रखना है वाली चीज, वेन एवर अ पॉइंट, ये चीज लिखते रहो अपनी नोटबुक में, नोटबुक सब साथ लेकर ही पढ़ते होगे तो अपनी नोटबुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते रहा करो। वेन एवर अ पॉइंट appears to passes through the wire, whenever a point appears to passes through the wire or when a point is present on the wire, then magnetic field at that point is equal to 0, then magnetic field at that point is equal to 0। देख ही रहे हो आप लोग, ये whenever a point appears to passes, ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट वायर से पास हो रहा है। ठीक, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान में रखना। ये एक्सियल पोजीशन पर हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि डीएल और आर के बीच में कितना एंगल है 0 डिग्री, डीएल और आर दोनों पैरेलल ही तो है, एक ही डायरेक्शन में है ना दोनों। ठीक, और म्यू नॉट आपकी जो परमेबिलिटी होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सबने? ठीक है,
तो ये आपका इधर आ जाता है बच्चों, फाइन। अच्छा, अब अगर आप इससे देखते हो, यहां तक सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो बच्चों, अगर आप इससे देखते हो तो ये तो आप लोगों ने बायोट सेवर्ट लॉ से हमें पता क्या चलता है, मैग्नेट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड पता चलती है स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से। अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड पता करनी हो बच्चों, तो इसे इंटीग्रेट करना होगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको क्या करना होगा, इस छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करना होगा। ये तो फिजिक्स में सब करते ही आ रहे हो अभी तक, कि नेट चीज कैसे निकालते हो, छोटी सी मैग्नेटिक छोटी सी चीज को इंटीग्रेट करके, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से ये देख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं हम लोग। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की हमारी डायरेक्शन क्या होती है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड की बच्चों क्या डायरेक्शन होती है आपकी, सबसे पहले इसके सिंबल से ध्यान रखना। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको ऐसे करके दिख जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर। मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर मैंने लिख दिया है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी आपको क्रॉस क्रॉस करके दिख जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड या बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड या बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक। और अगर आपको कभी डॉट डॉट करके दिख जाता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे कभी डॉट डॉट करके दिख जाता है, तो इसका मतलब डॉट साइन का मतलब क्या होता है आपका, डॉट साइन का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर जैसे कह दिया इस, ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड बताता है, ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड बताता है, इस परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू प्लेन, ये बताता है परपेंडिकुलरली इनवर्ड, इस परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू प्लेन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों की, ये इसके अंदर जा रही है और इसका मतलब बाहर आ रही है। ये जो डॉट दिख रहा है जैसे सर्किल के अंदर करा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है, ऐसे जो डॉट बने होते हैं, इसका क्या मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलरली बाहर आ रही है। परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मतलब परपेंडिकुलरली बाहर, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मतलब परपेंडिकुलरली बाहर, परपेंडिकुलरली इनवर्ड मतलब अंदर जा रही है, परपेंडिकुलरली अंदर जा रही है, इसका मतलब पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है। तो ये सिंबल्स ध्यान रखना है इनके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ले लिया सबने? ले लिया? ठीक, ठीक है। ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड और परपेंडिकुलरली इनवर्ड का मतलब होता है हमारा। इसके बाद देखो, वैसे हम लोग डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की किस तरीके से पता करते हैं, ये चीज समझो। देखो, अगर कोई आपको सर्कुलर लूप मिल जाए तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे करके पता करोगे, ये भी आप डायरेक्शन समझ लो। जैसे आपको ये लूप मिल रहा है, इसमें हमारा करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज। करंट कैसे करके फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, ये है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका एक स्क्वायर बना दिया, इसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, ठीक। तो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, तो देखो इसके लिए सबसे अच्छा रूल है, बहुत सारे रूल्स होते हैं फिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए, बट आप ज्यादा रूल मत पता करो क्योंकि उससे कंफ्यूज हो जाओगे। सबका काम एक ही है, सारे रूल्स का मैग्नेटिक फील्ड पता करना। तो कोई एक अच्छा रूल याद रख लो,
ज्यादा रूल याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, जबकि सबका काम एक ही है, मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो उंगलियों को आप अपनी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमा दो, तो जो अंगूठे की डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। अपने उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमा दो, तो जो अंगूठे की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे मैंने उंगलियों को ऐसे करके क्लॉकवाइज घुमा दिया, उंगलियों को जब इधर क्लॉकवाइज घुमाओगे, क्योंकि करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, अरे 1 2 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमा दिया, तो आपका अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर। अंगूठा कहाँ जा रहा है बच्चों? अंदर जा रहा है। राइट हैंड की, राइट हैंड का यूज करेंगे, याद रखना, राइट हैंड का यूज करेंगे। तो इसलिए हम लोग इस रूल को क्या कहते हैं? राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। इस रूल का नाम होता है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, राइट हैंड के थंब की उंगलियों को घुमाते हैं, लेफ्ट हैंड कभी भूल कर भी मत घुमाना। इस रूल का नाम ही है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड की उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमा दो, तो आपके जो अंगूठे की डायरेक्शन, अंगूठा जिस डायरेक्शन में जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड in the direction of current, curl the fingers of right hand in the direction of current, then the direction of thumb represent direction of magnetic field। तो अब मैंने देखो अपनी उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमाया, तो अंगूठा अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी? परपेंडिकुलरली इनवर्ट, जिसे मैंने ऐसे करके क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। पूरा मत लिखो परपेंडिकुलरली इनवर्ट, बस ये सिंबल बना दो, क्रॉस मतलब परपेंडिकुलरली इनवर्ट। यहाँ पे देखोगे तो अपनी उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज ही तो है, 4 3 2 1 12 11 10। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? बाहर। अंगूठा कहाँ जा रहा है? बाहर, राइट हैंड का। तो अब आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या आ जाएगी बच्चों? आउटवर्ड। अंगूठा बाहर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी आउटवर्ड आ गई, जिसे मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही आपका ये है स्क्वायर, स्क्वायर में करंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ही तो है, तो उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाया, तो राइट हैंड की उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाया, तो अंगूठा अंदर जा रहा है। अंगूठा अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी? इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है आपकी? इनवर्ड। इस तरीके से डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की पता करते हैं। यहां तक बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सबने?